ओके दोस्तों, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द नेचर ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं और हमारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट कुछ फोर्सेस के रिगार्डिंग हम बातचीत करना चालू करेंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ द फोर्स, फंडामेंटली हम फोर्स को दो कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा जो है वो है फील्ड फोर्स। नाउ कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? वो सारे फोर्सेस जिनके लिए असली में फिजिकल कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल लपड़, मुक्का, लात, या फिर मान लो स्ट्रिंग से मैं कोई चीज को खींच रहा हूं धागे के सहारे, स्प्रिंग के सहारे कोई चीज को खींच रहा हूं, एक सरफेस जो दूसरे सरफेस के ऊपर लगाते हैं। ये सारे फोर्सेस के लिए प्रॉपर फिजिकल कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन सबको जो है हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दूसरा जो है वो है हमारा फील्ड फोर्सेस, जिनके लिए प्रॉपर फिजिकल कॉन्टैक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट मे एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑल्सो। दुनिया में चार मेन फंडामेंटल टाइप के फील्ड फोर्स होते हैं। दे आर ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक को लोग साथ में मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान देना, जो अगर कोई फोर्स उसका कोई कांटेक्ट है तो उसका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो भी कांटेक्ट होगा, और कोई फोर्स अगर फील्ड फोर्स है तो उसका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो भी हमारा एक फील्ड फोर्स होगा। यानी एक्शन और रिएक्शन का जो नेचर होगा, दैट नेचर मस्ट बी ऑलवेज सेम। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग द फोर्सेस। ठीक है, नाउ फील्ड के अंदर ये वाले चैप्टर में केवल हमें एक ही को लेकर दिलचस्पी है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, इन सब के बारे में हम बहुत विस्तार में चर्चा करने वाले हैं आगे जाके 12th में। राइट नाउ हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट फोर्स होगा दैट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स। बिफोर आई प्रोसीड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, एक और क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, एंड बिफोर दैट वी विल डिफाइन द सिस्टम। एनएलएम के चैप्टर में हम सिस्टम किसको लेने वाले हैं? जो चीज को हम स्टडी करना चाहते हैं वो हमारे सिस्टम है। जो भी चीज को हम स्टडी करना चाहते हैं दैट इज बेसिकली अ सिस्टम। ठीक है, राइट। तो सिस्टम के अंदर एक बॉडी भी हो सकता है या फिर मल्टीपल बॉडीज भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अगर हम केवल और केवल एक ही बॉडी को स्टडी करना चाहते हैं, उसके ऊपर फोर्सेस देखना चाहते हैं, तो वही हमारा सिस्टम बन जाएंगे। या फिर दो या तीन मल्टीपल बॉडीज को भी हम सिस्टम का पार्ट जो है वो डेफिनेटली मान सकते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है ना। एक बार सिस्टम को डिफाइन करने के बाद हम फोर्स को ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। ना कोई एक फोर्स और उसका जो रिएक्शन पेयर है, दोनों अगर सेम सिस्टम का पार्ट है तो उस सिस्टम के रेस्पेक्ट में वो फोर्स जो है दैट इज ऑलवेज इंटरनल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूं, क्या मैं धक्का मार के गाड़ी को चला सकता हूं या नहीं, ये अगर हमारा सवाल है तो ध्यान दो, ये गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर वो बंदा बैठा हुआ है। बंदा अगर उसके सामने का सीट को धक्का मार रहा है तो सीट के ऊपर लग रहा है फोर्स F1 जो कि एक्शन है, और सीट जो है बंदे के ऊपर पलट के F2 लगा रहा है जो कि रिएक्शन है। F1 और F2 हमारा इक्वल है, तो सिस्टम के रेस्पेक्ट में, गाड़ी के रेस्पेक्ट में हमारा जो ये वाला फोर्स हो जाएगा वो बन जाएगा इंटरनल फोर्स। और अगर हम नेट फोर्स के बारे में देखें तो नेट फोर्स हमारा साफ साफ यहां पर जीरो आने वाली है। ठीक है, नेट फोर्स जो है वो साफ साफ हमारा जीरो आने वाली है। तो इंटरनल फोर्स के एप्लीकेशन से यहां पर हम कोई एक्सीलरेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर ध्यान दो, गाड़ी के अंदर बैठ के हम गाड़ी को किसी भी हालत पर मूव तो करवा ही नहीं सकते हैं। हाँ, सीट के रेस्पेक्ट में जो है ये वाला फोर्स एक्सटर्नल है। डेफिनेटली गाड़ी के अंदर बैठ के मैं धक्का मार के सीट को डेफिनेटली तोड़ सकता हूं, क्योंकि यहां पर जो है अगर हम ध्यान दें, जो एक्शन है केवल वही लग रहा है, रिएक्शन तो बंदे के ऊपर लग रहा है। स्टडी अगर हम सीट को लेकर करें तो हमारा सिस्टम बदल गया,
तो सीट के रेस्पेक्ट में डेफिनेटली हम एक नेट फोर्स लगा रहे हैं, तो सीट कैन बी एक्सिलरेटेड, इट कैन बी ब्रोकन, वॉट एवर इट मे बी। ठीक है, राइट। तो सिमिलरली अगर मान लो कोई एक सिस्टम में या तो एक्शन लगे या तो रिएक्शन लगे, तो दैट फोर्स इज बेसिकली द एक्सटर्नल। देखो एक्शन और रिएक्शन तो केवल हमारे नजरिया पे डिपेंड करता है, बाकी एज सच तो हम एक्शन और रिएक्शन को डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हैं किसी भी हालत पर। ठीक है, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस। सबसे पहला जो है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, अर्थ कोई एक बॉडी को जितना फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, तो अगर मान लो कोई अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है, और जहां पे इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है उस फील्ड में हमारा एक बॉडी है ऑफ मास m, तो अर्थ उसके ऊपर हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg। डायरेक्शन इज ऑलवेज फिक्स, mg विल बी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। फर्क नहीं पड़ता है बॉडी अर्थ के सरफेस के साथ कांटेक्ट में है या फिर कांटेक्ट में नहीं है, इट रियली डजंट मैटर। ठीक है, सो दिस फोर्स mg इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी, direction is always vertically downward and magnitude is mg। हाँ ठीक है, g वेरी करता है विथ पोजीशन, बट वो वाला फैक्टर को हम पूरी तरीके से राइट नाउ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हमारे लिए g जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब सवाल उठता है सर ये mg का रिएक्शन फोर्स क्या है? जवाब है mg खुद। अगर अर्थ बॉडी को खींच रहा है डाउनवर्ड mg से, तो बॉडी पलट के अर्थ को खींचेगा अपवर्ड mg से, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने के कारण वो mg फोर्स के कारण अर्थ का जो एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल। दैट्स व्हाई हम अर्थ को स्टेशनरी मानते हैं और अर्थ का फ्रेम को हम इनर्शियल मानते हैं, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन को हम हर हाल पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में तो बॉडी जो है वो अर्थ को खींच रहा है, दुनिया का हर बॉडी अपने तरफ अर्थ को पुल तो डेफिनेटली कर रहा है। mg का रिएक्शन mg खुद है, mg इज अ फील्ड फोर्स, तो उसका रिएक्शन भी तो एक फील्ड फोर्स ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो अर्थ का जो कोशिश है, अगर मैं कोई और चीजों से ना रोकूं तो हमेशा एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्रिएट करने का ट्राई है, एंड फोर्स अगर mg है the corresponding acceleration will be equals to g, and that's why it is called the acceleration due to gravity. Okay, so please take a screenshot till now. We will move on to the next force, that is the tension due to a string. Okay, okay दोस्तों, तो अगला जो important force है that is the tension due to a string. Tension due to a string is a self-adjusting force, यानी जितनी जरूरत है उतनी लग जाएगी, एंड दैट इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। धागा केवल और केवल खींच सकता है, धागे के सहारे में कोई भी ऑब्जेक्ट को कभी भी पुश नहीं कर सकता हूं। धागे के सहारे कोई भी चीज को मैं कभी भी पुश नहीं कर सकता हूं। मैं कोई भी चीज को पुश करने जाऊंगा तो तुरंत धागा जो है वो हमारा स्लैक हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम लोगों ने कोई भी टेंशन वाले क्वेश्चन में जो स्ट्रिंग है, अनलेस सेड वी विल टेक इट टू बी मासलेस एंड इट विल बी फ्रिक्शनलेस, यानी कहीं पर भी कोई रफनेस नहीं रहेगा। आवर स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी परफेक्टली स्मूथ, और उसका जो मास होने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू 0। धागा केवल तभी टाउट यानी टाइट रहेगा अगर मैं धागे का दोनों एंड को जो है वो मैं आपस में दे हैज टू बी पुल्ड अपार्ट, यानी एक दूसरे को खींच लाने का कोशिश करूंगा, तभी केवल और केवल जो हमारा धागा है वो हमारा टाउट रहने वाला है, यानी टाइट रहने वाला है। ठीक है, T always act along the string and away from the object। जो हमारा टेंशन का डायरेक्शन होगा, हम जिस पॉइंट पे टेंशन देखना चाहते हैं हमेशा उस चीज से दूर ही
होने वाला है और उसका जो फोर्स है उसका डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी अलोंग द स्ट्रिंग, यानी जो हमारा धागे के लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगेगा। और हम ये भी बोल सकते हैं जो जब तक हम तोड़ेंगे नहीं या फिर हमारा धागा स्लैक नहीं हो जाएगा, स्ट्रिंग के लेंथ पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ओके, अच्छा, टेंशन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है तो टेंशन का वैल्यू में अचानक से बदलाव जो है वो हमारा संभव है, यानी टेंशन अपने जरूरत के हिसाब से डेफिनेटली बदल सकता है। ठीक है, तो मैं एक टेंशन का बहुत सिंपल एग्जांपल देखना चाहूंगा। जो मान लो यहां पर मेरा एक ब्लॉक है और उसको मैं धागे के सहारे बांध रखा हूं। ब्लॉक के ऊपर mg लगेगा और वो mg के कारण वो धागे को फाड़ने का कोशिश करेगा, तो धागा अपने बचाव के लिए अपने तरफ एक फोर्स लगाने वाला है और ब्लॉक जो है वो धागे को डाउनवर्ड पुल कर रहा है, तो धागा ब्लॉक को पलट के अपने तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा and that force is called the tension force. That force is called the tension force. And similarly, जो ऊपर वाला पॉइंट है वो धागे को अपने तरफ खींचना चाह रहा है, तो धागे का दोनों एंड जो है वो पुल्ड अपार्ट हो रहा है, तो धागा यहां पर टाउट रहेगा। ब्लॉक इसको फाड़ने का कोशिश कर रहा है, नीचे लाने का कोशिश कर रहा है, तो धागा अपने बचाव के लिए ये वाले पॉइंट में अपवर्ड टेंशन लगाएगा और यहां पर अगर हम देखें तो धागा जो है वो अपने ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला है, जो कि हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, एंड क्योंकि यहां पर जो है हमारा बॉडी रेस्ट पर रहने वाला है, तो टी का वैल्यू जो है वो हमारा mg हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम ब्लॉक को तुरंत काट दे तो उसको खींचने वाला कोई नहीं है, धागे का टेंशन तुरंत जो है वो हमारा बदल के जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेंशन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही लगने वाली है। सिमिलरली यहां पर बंदा जो है वो मान लो धागे को खींचना चाह रहा है बाय डाउनवर्ड एफ, तो धागा पलट के उस बंदे के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाएगा, तो यहां पर जो लगेगा वो लगेगा टेंशन टी। सिमिलरली यहां पर जो ब्लॉक है दूसरे एंड पर, वहां पर भी फोर्स लगेगा अपवर्ड टी। अरे ध्यान देना, टेंशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो फ्रिक्शनलेस और मासलेस में हर पॉइंट पे सेम होगा। डायरेक्शन जो है वो तो हमारा डेफिनेटली चेंज हो सकता है। डायरेक्शन के लिए हमें ध्यान रखना है जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमेशा उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऑब्जेक्ट से दूर और धागे के लेंथ के अलोंग जो है वो हमारा लगने वाला है। ये सिंपल बात जो है उस चीज के ऊपर हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। यानी अगर मैं कोई भी जनरल शेप ऑफ स्ट्रिंग लूं, मान लो इस तरीके से मेरा स्ट्रिंग है, तो यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट देखना चाहता हूं तो धागे यहां पर टेंजेंशियली टेंशन टी लगाएगा और धागा यहां पर टेंजेंशियली टेंशन टी लगाएगा। अगर तुम स्ट्रिंग के अंदर का कोई पॉइंट को एनालाइज करना चाहते हो, मान लो ये वाला टुकड़े को तुम एनालाइज करना चाहते हो, तो ये वाला धागा, नीचे वाला धागा अपने तरफ ऐसे टी लगाएगा और ये वाला धागा अपने तरफ ऐसे टी लगाएगा। यहां पर भी पूरी के ऊपर देखें तो धागा इसके ऊपर डाउनवर्ड टी लगाएगा और यहां पर भी धागा जो है वो हमारा डाउनवर्ड टी लगाने वाला है। अच्छा, टेंशन एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, दैट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू डिस्कस, आई विल स्किप इट कंप्लीटली, बट टेंशन इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, उसका एग्जैक्ट ऑरिजिन क्या है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। ठीक है, कभी अच्छे मूड पे बताएंगे वापस। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मान लो टेंशन एक टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, जो धागा उसके ऊपर लगाने वाला है। राइट।
ओके दोस्तों, तो थर्ड टाइप ऑफ फोर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द नॉर्मल फोर्स. So normal force is basically a contact force that is perpendicular to the contact surface. Again, it's a self-adjusting force such that it tries to inhibit the two bodies passing through one another. For example, अगर मान लो मेरे पास कोई ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर मैं एक ब्लॉक को रखता हूं, तो ब्लॉक जो कोशिश करेगा ड्यू टू mg, वो ग्राउंड को भेदते हुए नीचे जाने का कोशिश करेगा क्योंकि अर्थ उसको अपने तरफ जो है वो खींच रहा है. तो सरफेस पलट के वो वाला ब्लॉक के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला है जो कि बॉडी वो सरफेस से भाग जाए. हाँ देखो, कोशिश करेगा, भाग पाएगा या नहीं ऑब्वियसली नॉट. कॉन्टैक्ट लूज जो है वो तो नहीं करने वाला है. N और mg यहां पर इक्वेट होगा. तो ये वाले ब्लॉक के ऊपर सरफेस जो है अपवर्ड N1 लगा रहा है और ब्लॉक जो है वो इस सरफेस पे पलट के डाउनवर्ड N2 लगा रहा है. फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉमन नॉर्मल ऑफ द टू सरफेसेस. नॉर्मल इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स. जैसे धागे का टेंशन हमेशा एक पुलिंग फोर्स हुआ करता है, नॉर्मल जो है वो हमारा हमेशा एक पुशिंग फोर्स होगा. तो नॉर्मल भी सेल्फ एडजस्टिंग है, एक कांटेक्ट फोर्स है. ठीक है, तो मान लो अगर दो हमारा स्फीयर आपस में कांटेक्ट पे है तो दोनों के जो सेंटर ज्वाइनिंग लाइन है वो है हमारा कॉमन नॉर्मल, और जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो उसी लाइन पे लाई करेगा. ठीक है, क्योंकि टेंजेंट्स जो है वो दोनों रेडियस के परपेंडिकुलर होंगे. तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका टेंजेंट अगर दोनों से परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का सेंटर सेम लाइन पे लाई करेगा. तो उनका जो सेंटर ज्वाइनिंग लाइन होगा वो हमारा कॉमन नॉर्मल होगा. तो ऊपर वाला बॉल नीचे वाले बॉल को भगाने का कोशिश करेगा तो डाउनवर्ड ऐसे N1 लगाएगा और नीचे वाला बॉल पलट के इस वाले के ऊपर अपवर्ड हमारा N2 लगाने वाला है. सो N1 विल बी इक्वल्स टू N2. सिमिलरली अगर मान लो ये मेरा हेमिस्फीयर है और यहां पर मेरे पास एक कोई रॉड रखा हुआ है, तो ये रॉड इस पॉइंट पे इसके टेंजेंशियल होगा. तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो हेमिस्फीयर का सेंटर है, ये जो परपेंडिकुलर है दैट इज द कॉमन नॉर्मल. तो रॉड के ऊपर उस रेडियस के अलोंग अपवर्ड N1 लगेगा और इसका रेडियस के अलोंग डाउनवर्ड N2 लगने वाला है. अगेन N1 इक्वल्स टू N2. नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल खुद है. यहां पर तुम लोग देख सकते हो, भले ही N1 और mg इक्वल है, यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं, ये वाले बॉडी पे mg लग रहा है, N1 भले ही हमारा mg है, बट ध्यान देना N1 और mg आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि दोनों सेम बॉडी पे लग रहा है. और एक्शन और रिएक्शन में तो पहला कंडीशन ये था जो वो किसी भी हालात पर सेम बॉडी पर लग ही नहीं सकता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अच्छा, बहुत बार ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा जहां पर हमारा जो कांटेक्ट होगा दैट विल बी वाया शार्प कॉर्नर. शार्प कॉर्नर हम पहले ही बात किए हैं, जो वो प्रॉपर डिफरेंशिएबल नहीं होता है. इस कारण पे उसका नॉर्मल का डायरेक्शन शार्प कॉर्नर से डिसाइड नहीं कर सकते हैं. तो वो जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है उसके नॉर्मल के अलोंग जो है हम अपना नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन लेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर रॉड को मैं फ्लोर और ग्राउंड पे लेता, फ्लोर और वॉल पे लेता हूं, इन दैट केस रॉड में क्योंकि शार्प कॉर्नर से कनेक्ट है तो यहां पर नॉर्मल का डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, बट ये वाला जो वॉल है इसके परपेंडिकुलर का डायरेक्शन ये है, तो N2 का डायरेक्शन हमारा ये होने वाला है. और सिमिलरली यहां पर जो फ्लोर है वहां पर इसका डायरेक्शन हमारा अपवर्ड N1 होने वाली है. तो दोस्तों, रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बिटवीन
टू सर्फेसेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस मस्ट बी इक्वल्स टू 0, जो हम लोगों ने कंस्ट्रेंट मोशन में किए थे। अच्छा, एक बात ध्यान देना, दो शार्प कॉर्नर को अगर आपस में कांटेक्ट में रखता हूं तो इन दैट केस नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन हमारी डिफाइंड नहीं होती है, और नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होने के कारण यहां पर हम नॉर्मल के बारे में बातचीत नहीं कर पाएंगे। दो शार्प कॉर्नर के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट का फोर्स एनालिसिस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कम से कम एक का परपेंडिकुलर का डायरेक्शन जो है वो हमारा वेल डिफाइंड होना जरूरी है। ओके, इसके अलावा एक लास्ट फोर्स होती है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग के रिगार्डिंग राइट नाउ हम बातचीत रोक लेते हैं। हम अपना बातचीत को फिलहाल के लिए केवल और केवल नॉर्मल mg और टेंशन में सीमित करते हैं। स्प्रिंग किस तरीके से काम करता है इसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे विस्तार में, बट राइट नाउ लेट्स स्टॉप इट हियर। एंड अब हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्स डायग्राम। ओके।